रात का पिछला पहर था और आसमान से बरसती बारिश ने जैसे जमीन पर कहर ढाया हुआ था। बिजलियां जोर से कड़क रही थी कि बड़े बड़ों के दिल दहल जाए। लेकिन इस काली सियाह रात में एक काली जीप सड़क की लकीरों को चीरती हुई किसी तूफान की मानद बढ़ी चली आ रही थी। स्टेयरिंग पर जमी गिरफ्त बताती थी कि चलाने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि फौलादी हिसाब का मालिक है, सरदार जहांगीर, जिसकी उम्र महज 30 साल थी। लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी और आंखों में ठहरा हुआ जलाल उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और रौबदार दिखाता था। वो अभी शहर से एक अहम मीटिंग खत्म करके अपनी गांव की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक साया लहराता हुआ दिखाई दिया। ये क्या बदतमीजी है! जहांगीर के लबों से गुस्सीले अल्फाज निकली और उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पांव जमा दिया। गाड़ी के टायरों ने सड़क पे रगड़ खाई और जीप एक जोरदार झटके के साथ एन उस साए से चंद इंच के फासले पर रुक गई। जहांगीर का सांस फूल गया था। गुस्से की एक लहर उसके माथे की रगों में उभरी। उसने एक जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पे मारा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कौन है ये बेवकूफ जो मौत को आवाज दे रहा है! वो गरजते हुए गाड़ी के सामने आया, लेकिन अगले ही पल उसके कदम साकित हो गए। वहां सड़क की गीली मिट्टी पर एक लड़की ढेर हुई पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पाँव से बहता हुआ खून बारिश में मिलकर एक अजीब सा रंग दे रहा था। वो लड़की नीम बेहोश की हालत में थी। उसके हाथ लरस रहे थे और वो अपनी बका की खातिर जंग लड़ रही थी। जहांगीर ने झुककर उसके चेहरे से गीले बाल हटाए तो जैसे वक्त थम गया। वो लड़की बेहद मासूम और खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद खौफ की लकीरें बता रही थी कि वो किसी आफत से भाग कर आई है। सुनिए, होश में आइए, आप कौन हैं? जहांगीर ने उसे झंझोड़ा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक दबी हुई सिसकती आवाज निकली, बचा ले, वो मुझे मार देंगे। और उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई। जहांगीर ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि उस वक्त उसे यहाँ छोड़ना मौत के मुंह में धकेलने के बराबर है। उसने एक पल जाया किए बगैर उसे एक मजबूत बाहों में उठाया और जीप की पिछली निश्त पे डाल दिया। जब वो अपनी हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचा, तो वहां का मंजर कुछ और ही था। बारिश के बावजूद हवेली के बाहर लोगों का हजूम था और लाइटों की रोशनी में चेहरे वाजे हो रहे थे। जहांगीर के ताया का बेटा जारून, जो हमेशा से जहांगीर की पगड़ी और मर्तबे से जलता था, वहां खड़ा लोगों को इकट्ठे किए हुए था। जैसे ही जहांगीर की जीप रुकी, सबकी नजरें उस पर जम गई। जहांगीर गाड़ी से निकला और पिछला दरवाजा खोलकर उस लड़की को उठाया जो अब मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। ये क्या देख रहे हैं हम सरदार साहब! जारून की जहरीली आवाज उभरी। रात के इस पहर एक गैर महरम लड़की आपकी गोद में! क्या अब हवेली की रवायात इतनी सस्ती हो गई है? लोगों में चहमगोयां शुरू हो गई। किसी ने कहा कि सरदार का दामन दागदार हो गया है, तो किसी ने उसे खानदान की तौहीन करार दिया। जहांगीर की आंखों में खून उतर आया। इस लड़की को मजबूती से थाम उसने लड़की को मजबूती से थामा और हवेली की सीढ़ियों पर चढ़कर मुड़ा। उसका कद और वजूद और जाहो जलाल देखकर मशमा को सांप सूंघ गया। खामोश! जहांगीर की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। अपनी जबानों को लगाम दो, इससे पहले कि मैं इन्हें हमेशा के लिए काट दूं। ये लड़की इस वक्त मेरी पनाह में है, और जो मेरी पनाह में हो उसकी इज्जत पर उंगली उठाने का मतलब है जहांगीर की गैरत को ललकारना। पनाह या गुनाह! जारून ने हंसते हुए इसे डाल दिया। कल पूरे इलाके में ये बात फैलेगी कि हमारा सरदार रात के अंधेरे में किस हाल में लड़कियों को हवेली लाता है। जहांगीर ने नूर को अपनी बड़ी सी चादर में ढांप दिया, जिससे सिर्फ उसका मासूम चेहरा नजर आ रहा था। उसने मजमे की तरफ देखा और एक ऐसा ऐलान किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। तुम सबको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये लड़की आज से इस हवेली की इज्जत है, और कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये मेरी मनकूहा होगी। किसी ने भी इसकी तरफ मैली आंख से देखा या कोई घटिया बात की, तो जहांगीर की बंदूक की गोली उसका सीना चीर देगी। जाओ अब यहाँ से! उसके अल्फाज हतमी थे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत न कर सका। जारून का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त जहांगीर से उलझना खुदकुशी के बराबर है। अंदर कमरे में जहांगीर ने नूर को बेड पे लिटाया और मुलाजमों को बुलाकर उसे साफ सुथरा करने और जख्मों पर पट्टी बांधने का हुक्म दिया।
وہ خود کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کسی اور الجھن میں تھا۔ اس نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں کیسا طوفان لے کر آئے گی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی، حویلی کے بڑے ہال میں مولوی صاحب اور چند گواہ موجود تھے۔ نور کو جب ہوش آیا تو وہ خود کو ریشمی بستر اور ایک شاہانہ کمرے میں پا کر دہل گئی۔ وہ ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اسے تیار ہونا ہے کیونکہ سردار صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ ہال میں لائی گئی تو اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ سامنے سفید کرتے میں ملبوس جہانگیر بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کیا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نور نے ایک نظر جہانگیر کے چہرے پر ڈالی، جہاں اسے صرف رعب اور ایک بے نام سا تحفظ نظر آیا۔ اس نے سوچا اگر وہ یہاں سے گئی تو اس کا چچا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کے فوراً بعد جب گواہ چلے گئے، جہانگیر اٹھا اور نور کے قریب آیا۔ نور نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ سنو لڑکی، جہانگیر کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، میں نے یہ نکاح صرف تمہیں تحفظ دینے اور اپنی زبان کی لاج رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس حویلی کی مالکن بن گئی ہو۔ تم یہاں رہو گی، تمہیں ہر سہولت ملے گی، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کے رشتے یا محبت کی امید مت رکھنا۔ میرے لیے تم محض ایک ذمہ داری ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ساکت چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ نور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر آ گرا۔ اسے پناہ تو مل گئی تھی، لیکن اس پناہ کی قیمت ایک ایسی خاموشی تھی جو شاید اسے اندر ہی اندر توڑنے والی تھی۔ نور کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن والدین کی وفات کے بعد اس کے چچا نے جائیداد کی ہوس میں اسے ایک بوڑھے اور بدکردار آدمی کے ہاتھ بیچنے کا سودا کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، اور اب وہ ایک ایسے مرد کے نکاح میں تھی جو اسے اپنی ذمہ داری تو سمجھتا تھا مگر انسان نہیں شاید۔ وہ سارا دن کمرے میں قید رہی۔ حویلی کی ملازمہ ریما بی بی اس کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن نور نے ایک لقمہ بھی نہ چکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا جب اس کا چچا بندوق تانے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی میں ایک بار پھر شور اٹھا۔ جہانگیر اپنے خاص کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا جب اس کا وفادار محافظ شیر خان اندر داخل ہوا۔ سردار، باہر کچھ لوگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لڑکی کے وارث ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس نے اپنی پستول میز سے اٹھائی اور کمر سے لگائی۔ وارث اب آئے ہیں جب میں نے اسے اپنا نام دے دیا۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے یہ شیر کی شکاری۔ حویلی کے صحن میں نور کا چچا قدیر اپنے چند مسلح گنڈوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری اور غصہ واضح تھا۔ جیسے ہی جہانگیر برآمدے میں نمودار ہوا، قدیر نے چلانا شروع کر دیا۔ سردار صاحب، یہ بڑی ناانصافی ہے، میری بھتیجی گھر سے بھاگ کر یہاں آئی ہے، اسے ہمارے حوالے کرے، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جہانگیر نے سکون سے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدیر کی طرف دیکھا۔ عزت؟ قدیر خان، تم تو وہی ہو نا جو اس معصوم کو اپنی ہوس کے سوداگروں کے ہاتھ بیچ رہی تھی؟ کیا تب تمہیں خاندان کی عزت یاد نہیں آئی؟ قدیر تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر سنبھل کے بولا، وہ ہمارا نجی معاملہ ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کریں ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ جہانگیر نے ایک زوردار کہکا لگایا جس کی گونج حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ بات تو تب بگڑے گی اگر وہ لڑکی ہوتی، اب وہ اس حویلی کی عزت ہے، میری بیوی ہے، اور سردار جہانگیر کی بیوی پر کوئی دوسرا اپنا حق جتائے، اتنی ہمت اس پورے علاقے میں کسی کی نہیں۔ قدیر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا جہانگیر کے محافظوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جہانگیر اٹھ کر قدیر کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، آج تو تم زندہ رہے ہو کیونکہ میں نے آج ہی نکاح کیا ہے، اور میں اپنے گھر کی دہلیز پر خون نہیں بہانا چاہتا، لیکن اگر دوبارہ کبھی اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، نکلو یہاں سے۔ قدیر اور اس کے آدمی جب حویلی کی دہلیز سے نامراد لوٹ گئے تو حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ شور جو تھوڑی دیر پہلے فضا میں زہر گھول رہا تھا اب دم توڑ چکا تھا۔
जहांगीर ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में वही पुराना जलाल ठहरा हुआ था। वो जानता था कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी बास गर्ज दूर तक सुनाई देगी, लेकिन उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। वो बरामदे से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था तो उसकी नज़र ऊपर मंजिल की गैलरी पर पड़ी। वहां नूर खड़ी थी, साकित और जामिद। उसके चेहरे पर फैली जर्दी और आंखों में मौजूद लर्जिश बता रही थी कि उसने नीचे होने वाला सारा मंजर देख लिया है। जहांगीर ने उसे देखकर कोई रद्द अमल नहीं दिया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात की साय गहरी हो रही थी। हवेली के मुलाजिम अपने अपने कामों से फारिग होकर क्वार्टर की तरफ जा चुकी थी। जहांगीर अपने कमरे में बने छोटे से ऑफिस में बैठा कुछ फाइलों में उलझा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उसने नजरें फाइल से हटाए बगैर कहा। रीमा बीबी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। सरदार साहब, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया, और वो छोटी बीबी ने भी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। न कुछ खा रही है न बात कर रही है। जहांगीर ने कलम मेज पर रखा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। रीमा बीबी, वो अभी सदमे में है, उसे थोड़ा वक्त दें। जब भूख लगेगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। किसी पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मगर सरदार, वो बच्ची बहुत ही डरी हुई है। उसकी आंखों में जो खौफ है वो मुझे परेशान कर रहा है, रीमा बीबी ने तशवीश से कहा। जहांगीर खामोश रहा। उसने ट्रे से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भर के बोला, आप खाना वहीं उनके कमरे के बाहर मेज पर रख दें और उन्हें बता दें कि अब वो यहाँ महफूज है। कदीर खान दोबारा यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। रीमा बीबी सर हिलाकर बाहर निकल गई। जहांगीर दोबारा काम में मसरूफ हो गया, मगर फाइल के अल्फाज उसकी नज़रों के सामने धुंधला रही थी। उसे बार बार नूर का वो मासूम चेहरा याद आ रहा था जो बारिश में भीगा हुआ उसकी गाड़ी के सामने गिरा था। उसे उस लड़की से कोई ज़ाती दुश्मनी या नफरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी अचानक तब्दीली के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए नूर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे निभाना अब उसका इखलाकी फ़र्ज बन चुका था। दूसरी तरफ नूर अपने कमरे के कोने में बैठी दीवार से टेक लगाए अंधेरे को घूर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच गई है। कदीर खान का चेहरा, उसकी धमकियां और वो बूढ़ा आदमी जिसके हवाले उसे किया जाना था, ये सब किसी डरावने ख्वाब की तरह उसके दिमाग में हथौड़े बरसा रहे थे। फिर उसे वो गरजदार आवाज याद आई जिसने सबके सामने उसे अपनी बीवी तस्लीम किया था, सरदार जहांगीर। उसने धीरे से ये नाम अपने लबों पे दोहराया। उसे उस शख्स से डर भी लग रहा था और उसके साय में खुद को महफूज भी महसूस हो रहा था। वो कोई फिल्मों हीरो नहीं लग रहा था, बल्कि एक बहुत ही संजीदा और हकीकत पसंद मर्द था जिसने हालात की नज़ाकत जिसने हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक अमली फैसला किया था। अगले दिन का आगाज बहुत ही खामोशी से हुआ। हवेली में रोजमर्रा के काम के मा हवेली में रोजमर्रा के काम मामूल के मुताबिक शुरू हो गए। जहांगीर सुबह सवेरे ही तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ गया था। वो अपनी जिंदगी में नज्मो जब्त का बहुत पक्का था। कल्फ लगा सफेद सूट और काली वास्किट उसकी शख्सियत को मजीद बावकार बना रही थी। रीमा बीबी, उन्हें कहें कि नाश्ता मेज पर आकर करें, जहांगीर ने अखबार सामने फैलाते हुए कहा। कुछ देर बाद नूर कमरे से बाहर निकली। उसने एक नीला सादा सा सूट पहन रखा था। बाल सलीके से बंधे हुए थे, लेकिन चेहरे की रंगत अब भी उड़ी हुई थी। वो बहुत धीमे कदमों से चलती हुई डाइनिंग हॉल तक आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। जहांगीर ने अखबार के पीछे से उसे एक सरसरी नजर से देखा। कैसी हो? जहांगीर का लहजा मुख्तसिर मगर नरम था। नूर ने चूम कर उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। जी बेहतर हूँ। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बामुश्किल सुनाई दी। देखो नूर, जहांगीर ने अखबार मेज पे रखा और सीधा होकर बैठ गया। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हवेली अब तुम्हारा घर है और यहाँ के मुलाजिम तुम्हारे पाबंद हैं। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो तुम बिला झिझक मुझसे या रीमा बीबी से कह सकती हो। नूर ने खामोशी से सर हिला दिया। वो हैरान थी कि जहांगीर उसे कोई लंबी चौड़ी तकदीर नहीं सुना रहा था और ना ही उस पर एहसान जता रहा था। उसकी गुफ्तगू बहुत ही मैच्योर और बराह रास्त थी। मैंने तुम्हारे चचा से साफ कह दिया है कि तुम अब मेरी मनकुआ हो। कानूनी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी हम जल्द ही कागजात मुकम्मल कर लेंगे ताकि मुस्तकबिल में कोई तुम पर उंगली ना उठा सके।
लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। हम एक छत के नीचे रहेंगे, मगर अपनी अपनी हदूद में। जहांगीर ने चाय का कप उठाते हुए बात मुकम्मल की। नूर को महसूस हुआ कि उसका बोझ हल्का हो गया है। उसे जिस बीवी के हकूक या जबरदस्ती का डर था, जहांगीर ने उसे अपनी गुफ्तगू से ख़त्म कर दिया था। उस दिन के बाद से हवेली में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। जहांगीर अपने कामों के सिलसिले में अक्सर सारा दिन बाहर रहता। वो ज़मीनों के मामलात देखता, पंचायतों में बैठता और शहर के चक्कर लगाता। नूर ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को हवेली के माहौल में ढालना शुरू किया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहने की बजाय अब सहन में आ जाती। उसे पौधों का बहुत शौक था। हवेली का बाग जो माली की लापरवाही से थोड़ा उजड़ रहा था, नूर ने उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू की। दोपहर में जब धूप की तमाज़त कुछ कम हुई, नूर माली के साथ मिलकर कयारों की सफाई कर रही थी। उसने अपने दुपट्टे को कमर से बांध रखा था और उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। वो एक छोटे से पौधे को बहुत ही प्यार से सहारा दे रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने मुड़कर देखा तो जहांगीर बरामदे में खड़ा था। वो शायद अभी शहर से वापस आया था। उसके हाथ में उसका कोट था और आस्तीनें थोड़ा ऊपर चढ़ी हुई थी। उसकी नज़र नूर के चेहरे पे जमी थी, जहाँ पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। नूर घबरा के खड़ी होगी और जल्दी से अपने दुपट्टा दुरुस्त किया। वो मैं बस इन पौधों को देख रही थी। जहांगीर चंद कदम चलकर उसके करीब आया। उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी जो नूर की मेहनत से दोबारा खिलने लगे थे। तुम्हें इन चीज़ों का पता है? उसने मिट्टी से लिथड़े हुए हाथों की तरफ इशारा किया। जी, अम्मी को बहुत शौक था, तो मैंने उनसे सीखा था। नूर ने धीमे से जवाब दिया। जहांगीर ने गहरा सांस लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस हवेली की संगलाख दीवारों के बीच एक जिंदगी पनप रही है। अच्छा है, माली को बताती रहा करो कि क्या करना है। इस हवेली को थोड़ी हरियाली की ज़रूरत है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। लेकिन उसकी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू ने नूर के दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी। ये पहली बार था कि जहांगीर ने उसके किसी काम की तारीफ की थी, चाहे वो कितनी गैर महसूस क्यों ना हो। शाम को जब जहांगीर अपने स्टडी रूम में बैठा था, उसे रीमा बीबी की आवाज़ सुनाई थी। वो बावर्ची खाने में नूर को कुछ समझा रही थी। जहांगीर तजस्सुस में बाहर निकला तो देखा नूर चूल्हे के पास खड़ी कुछ पका रही थी। बीबी, आप क्यों सहमत कर रही हैं? मैं पका लूंगी ना, रीमा बीबी कह रही थी। नहीं रीमा बीबी, मेरा दिल कर रहा था। मैं बहुत दिनों से फारिग बैठी हूँ और अम्मी कहती थी कि खाना दिल से पकाया जाए तो उसका जायका ही बदल जाता है। नूर की आवाज़ में एक खनक थी जो जहांगीर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जहांगीर खामोशी से वहीं वापस मुड़ गया। रात के खाने पर जब उसके सामने भिंडी गोश्त और ताज़ा रोटियां रखी गई तो उसे जायका कुछ अलग लगा। वो रोज़ वही खाना खाता था, मगर आज उसमें एक घरेलूपन था। उसने खामोशी से खाना खाया, मगर इस बार उसने रीमा बेबी को बुलाकर पूछा, आज सालन किसने बनाया है? रीमा बीबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जी सरदार, वो नूर बीबी ने ज़बरदस्ती खुद बनाया है। कह रही थी कि उन्हें खाना पकाना अच्छा लगता है। जहांगीर ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने प्लेट में मौजूद सालन को अपनी नज़र से देखा। उसे एहसास हुआ कि नूर इस हवेली में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि वो अपना वजूद साबित करना चाहती है। दिन गुजरते गए और उनके दरमियान एक गैर महसूस सा रिश्ता परवान चढ़ने लगा। ये मोहब्बत नहीं थी, ना ही कोई जज्बाती लगाव, बल्कि एक दूसरे के वजूद का एहतराम था। जहांगीर अब घर आते ही सबसे पहले ये देखता कि बाग में क्या नया हुआ है, और नूर अब जहांगीर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उसे पता चल गया था कि जहांगीर को काली चाय पसंद है और उसे शोर गुल से चिढ़ है। जहांगीर किसी ज़मीनी तनाज़े की वजह से काफ़ी परेशान घर वापस आया। उसके माथे पर बल थी और वो गुस्से में लग रहा था। वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। नूर ने जब उसे इस हाल में देखा तो उससे परेशानी हुई। उसने हिम्मत जमा की और एक कप चाय बनाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। जहांगीर मेज़ पे सर रख के बैठा था। नूर ने दस्तक दिए बगैर कप मेज़ पे रख दिया। जहांगीर ने सर उठाया और उसे देखा। मैंने चाय नहीं मांगी। उसका लहजा थोड़ा तल्ख था। नूर बिल्कुल नहीं डरी। उसने सुकून से जवाब दिया, आप मांगते तो शायद मैं ना लाती, मगर आप परेशान लग रही हैं और चाय मूड ठीक कर देती है। जहांगीर उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक ऐसी सादगी और सच्चाई थी
कि वो अपना गुस्सा भूल गया। उसने कप उठाया और एक घूंट भरा। तुम्हारा चचा दोबारा गांव आया था। वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नूर के हाथ कांपने लगे, मगर उसके वजूद ने खुद पे काबू पाया। आप उनकी फिक्र ना करें, वो सिर्फ डराना जानते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहांगीर ने ताज्जुब से उसे देखा। उस लड़की में अब वो पहले जैसा खौफ नहीं था, बल्कि एक मजबूती आ गई थी। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? नूर ने उसकी आंखों में झांका और बहुत ही यकीन से कहा। अगर आप पर भरोसा ना होता तो मैं उस दिन आपकी गाड़ी के सामने ना आती। मुझे पता था कि इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही मर्द है जो कदीर खान के सामने खड़ा हो सकता है। जहांगीर के होठों पर एक महम सी मुस्कुराहट आई। ये पहली बार था कि उनके दरमियान इतनी गहरी बात हुई थी। उस रात जहांगीर को देर तक नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि जिंदगी कितनी अजीब है। जिस लड़की को वो बोझ समझ रहा था, वो अब उसकी खामोश जिंदगी में एक सहारा बनती जा रही थी। अगली सुबह जहांगीर ने फैसला किया कि वो नूर को शहर लेकर जाएगा। नूर, तैयार हो जाओ, हमें शहर जाना है। तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी खरीदारी करनी है और निकाह रजिस्टर करवाना है। नूर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो पिछले कई हफ्तों से हवेली की दीवारों के अंदर ही थी। वो जल्दी से तैयार होकर चलने लगी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना और चादर ओढ़ ली। जब वो बाहर आई तो जहांगीर उसे देखता रह गया। वो सादा सी लड़की अब एक वक़ार के साथ चल रही थी। शहर के रास्ते में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें होती रही। जहांगीर ने उसे बताया कि उसका कारोबार क्या है और वो किस तरह गांव के मामलात चलाता है। नूर ने भी अपने बचपन की कुछ यादें शेयर की। उनके दरमियान वो अजनबियत की दीवार अब गिरती जा रही थी। शहर पहुंचकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। जब निकाहनामे पर नूर ने दस्तखत किए तो उसे महसूस हुआ कि अब वो वाकई ही नूर जहांगीर बन गई है। इस नाम के साथ उसे एक नई शनाख्त मिल गई थी। वापसी पर जहांगीर उसे एक बड़ी कपड़ों की दुकान पर ले गया। तुम्हारे पास कपड़े कम हैं, यहाँ से जो पसंद आए ले लो। नूर ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरे पास काफ़ी है सरदार, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? जहमत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। और अब बहस ना करो। जहांगीर का वही पुराना रौब वापस आ गया था, मगर इस बार नूर को बुरा नहीं लगा। उसने चंद सादा मगर खूबसूरत सूट पसंद किए। जहांगीर ने अपनी पसंद से एक गहरे सुर्ख रंग का रेशमी जोड़ा भी उठा लिया। ये तुम पर अच्छा लगेगा। उसने मुख्तसर से जुमले के साथ वो जोड़ा भी पैक करवा दिया। वापसी का सफ़र बहुत ही पुरसकून था। सूरज ढल रहा था और फिजा में एक ठंडक सी थी। हवेली पहुंचकर जब नूर अपने कमरे में जाने लगी तो जहांगीर ने उसे रोका। नूर, सुनो। नूर मुड़ी। जी? आज से तुम इस हवेली में सिर्फ पनाह गज़ीन नहीं हो, तुम इस घर की इज्जत हो। और मैं तुम्हें वो तमाम हकूक दूंगा जो एक बीवी के होते हैं। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ। जहांगीर ने बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात कही। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया। मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। आपने मुझे जो इज्जत दी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। उस रात हवेली में एक अलग ही सुकून था। जहांगीर अपने कमरे में था और नूर अपने कमरे में, मगर इनके दिलों के दरमियान जो फासला था वो अब मिट चुका था। वो एक दूसरे को समझने लगे थे और यही एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद थी। अगले चंद दिन हवेली में बहुत ही मसरूफ अगले चंद दिन हवेली में बहुत मसरूफ गुजरे। सर्दियों की आमद थी और हवेली में गंदम की कटाई और जखीरा अंदोजी का काम चल रहा था। जहांगीर सारा दिन खेतों में गुजारता। नूर अब सिर्फ पौधों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि उसने हवेली के अंदरूनी निज़ाम को संभालना शुरू कर दिया था। मुलाजिम अब हर छोटे बड़े काम के लिए नूर से पूछते। कमरे के कोने में रखी छोटी मेज पर धरी लैंप की रोशनी मद्धम हो रही थी। नूर दबे कदमों कमरे में दाखिल होकर लैंप की लू थोड़ी ऊंची की और खामोशी से जहांगीर के सामने रखी फाइलें तरतीब देने लगी। उसे डर था कि कहीं जहांगीर उसे टोक ना दे, मगर जहांगीर ने आंखें नहीं खोली। तुम अभी तक सोई नहीं? जहांगीर की आवाज़ भारी थी। नूर ठटक गई। उसके हाथ में मौजूद फाइल थोड़ी सी लरज़ की। जी, बस वो रीमा बीबी पूछ रही थी कि आप दूध पियेंगी या नहीं। उसने झूठ बोला, हालांकि वो खुद पूछने आई थी। जहांगीर ने आंखें खोली और उसे देखा। नूर का चेहरा इस मध्यम रोशनी में और भी मासूम लग रहा था। उसकी आंखों में अब भी वो पुराना डर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, जो उसे हर वक्त चुप करना रखता था। नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। नूर ने सर हिलाया और मुड़ने लगी कि जहांगीर ने उसे दोबारा आवाज़ दी। सुनो,
वो रुक गई। जी, कल सुबह कुछ लोग आएंगे शहर से। वो ज़मीनों के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत लेने होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वही होऊंगा। जहांगीर का लहजा बहुत ही संजीदा और नपा-तुला था। नूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर खामोश हो गई। उसे इन कानूनी पेचीदगियों की समझ नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि जहांगीर जो कह रहा है वो ठीक ही होगा। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह हवेली में चहल पहल मामूल से ज्यादा थी। मुलाजिम सहन की सफाई में मसरूफ थे और रीमा बीबी बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नूर ने आज जल्दी से उठकर गुस्ल किया था और अपना सादा सा सूती जोड़ा पहने बावर्ची खाने में आ गई। वो अभी भी हवेली के बड़े हिस्सों में जाने से कुतराती थी। उसे किचन का कोना ही सबसे ज्यादा अपना लगता था। बीबी, आप क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कि आप आराम करें। रीमा बीबी ने आटा गूंथते हुए प्यार से कहा। मेरा जी नहीं लग रहा था रीमा बीबी, लाइए मैं पराठे बना देती हूँ। नूर ने चूल्हे के पास बैठते हुए पेड़े संभाल लिए। उसे खाने पकाने का काम सुकून देता था। ये एक ऐसी चीज थी जिस पर उसे मुकम्मल इख्तियार था। जहांगीर जब नाश्ते के लिए हॉल में आया तो गरम गरम पराठों की खुशबू उसका इस्तकबाल किया। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि नूर एक प्लेट में पराठा लिए वहां आई। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थी और हाथों में अभी भी खुश्क आटा लगा हुआ था। ये आपने बनाए हैं? जहांगीर ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ते हुए पूछा। जी। नूर ने मुख्तसर जवाब दिया और वापस जाने लगी। बैठो यहाँ। जहांगीर ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। नूर हिचकिचाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अभी तक जहांगीर के साथ बैठकर खाना खाने की आदी नहीं हुई थी। वो डरते डरते कुर्सी की कोनी पर बैठ गई। तुम इतना डरती क्यों हो? मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा है? जहांगीर ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। नूर ने नजर झुका ली और अपनी उंगलियों के पोरों को देखने लगी। नहीं, बस आदत नहीं है ना। जहांगीर खामोश हो गया। वो जानता था कि नूर का माजी कितना तल्ख रहा है और उसे इस खौफ से निकालने के लिए सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे। आज जो लोग आएंगे उनके सामने तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बस चंद सवाल पूछेंगे, तुम उनका जवाब दे देना। और याद रखना, तुम इस घर की इज्जत हो। तुम्हारा लहजा नीचा नहीं होना चाहिए। नूर ने सिर्फ सर हिला दिया। उसे लग रहा था कि जहांगीर उसे एक सरदानी की तरह देखना चाहता है, मगर वो तो खुद को अभी तक एक पनाह गुज़ीन ही समझती थी। दोपहर के वक्त जब शहर से वकील और उनके मामवीन आए तो नूर हवेली के ड्राइंग रूम के एक कोने में सोफे पर सिमट कर बैठ गई। जहांगीर उनके साथ बैठा संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था। वो लोग नूर की तरफ देख रहे थे। शायद वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लड़की इतनी खामोश है सरदार जहांगीर की ज़िंदगी में क्या मकाम रखती है। बीबी, यहाँ दस्तखत कर दे। वकील ने एक कागज़ उसके सामने रखा। नूर ने कलम उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक नज़र जहांगीर पर डाली। जहांगीर ने उसे बहुत ही इत्मीनान बख्श नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक है। नूर ने जल्दी से दस्तखत किए और कमरे से भाग गई। उसे लग रहा था कि इन लोगों की नज़रें उसे छेद रही हैं। जब वो लोग चले गए तो जहांगीर बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने देखा कि नूर बाग के एक दूर दराज कोने में खड़ी एक मुरझाए हुए पौधों को देख रही है। वो चलता हुआ उसके पास आया। तुमने बहुत ही अच्छा किया, जहांगीर ने सिगरेट का धुआं फिजा में उछालते हुए कहा। नूर ने मुड़ के देखा। उसकी आंखों में अभी भी वो बेचैनी थी। वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? जहांगीर के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई। लोगों का काम देखना है नूर। वो ये देख रहे थे कि वो लड़की कौन है जिसने जहांगीर की जिंदगी का धारा बदल दिया। तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस। उनकी आवाज़ भर आई। तुम कौन हो ये मैं जानता हूँ, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। जहांगीर ने इसकी बात काट कर कहा और अंदर चला गया। नूर वहीं खड़ी रह गई। उसे जहांगीर की बातें कभी समझ नहीं आती थी और कभी नहीं। वो एक ऐसा मुआयना था जिसे हल करना नूर की बस की बात नहीं थी। अगले चंद दिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी के साथ गुजरे। जहांगीर अपनी जमीनों के चक्कर में सारा दिन बाहर रहता और नूर हवेली के कामों में खुद को मसरूफ रखती। रीमा बीबी उसे हवेली के पुराने किस्से सुनाती। जहांगीर की बचपन की बातें बताती कि वो शुरू से ही इतना जिद्दी और खामोश तब था। सूरज ढल रहा था और फिजा में खनकी बढ़ रही थी। नूर हवेली की छत पे खड़ी दूर फैले हुए खेतों को देख रही थी। उसे अपना घर याद आ रहा था। वो छोटा सा कमरा जहाँ वो अपने वालदैन के साथ रहती थी, और फिर वो वक्त जब सब कुछ छिन गया। ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, ठंड बढ़ रही है। जहांगीर की आवाज़ नीचे से आई। नूर ने झांक कर देखा। वो जीप से अभी उतरा ही था।
वो जल्दी से नीचे आ गई। वो मैं बस हवा में आई थी। जहांगीर ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम उदास हो, क्या बात है? नूर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो, मैंने कहा ना कि मुझसे सब कह सकती हो। जहांगीर का लहजा इस बार थोड़ा सख्त था, मगर उसमें तशवीश भी थी। मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही है। नूर ने सच बोल दिया और उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू टपक गए। जहांगीर साकित रह गया। वो जज्बात के इजहार में बहुत कच्चा था। उसे समझ नहीं आया कि इस मौके पर क्या कहे। उसने अपना हाथ बढ़ाया मगर फिर रोक लिया। माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता नूर, मगर जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तुम यहाँ अकेली नहीं हो। नूर ने अपने आंसू पोंछे और एक लंबी सांस ली। मैं जानती हूँ, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसका बदला कभी नहीं उतार सकती। बदला? जहांगीर की आंखों में गुस्सा लहराया। मैंने यह सब किसी बदले के लिए नहीं किया। दोबारा ये अल्फाज मत बोलना। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नूर परेशान होगी कि उसने क्या गलत कह दिया। वो रीमा बीबी के पास गई और उन्हें सब बता दिया। रीमा बीबी ने हंसकर कहा, बीबी, सरदार को एहसान और बदले जैसे लफ्जों से सख्त चिढ़ है। वो जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आप उनके सामने ऐसी बातें ना किया करें। नूर ने कानों को हाथ लगाया। उसे समझ आ गया था कि जहांगीर के सामने बहुत ही संभल के बोलना पड़ता है। रात के खाने पर जहांगीर खामोश रहा। उसने खाने की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया, बस चाय का कप लिए बैठा रहा। नूर ने हिम्मत की और उसके सामने सालन की प्लेट रखी। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है, जहांगीर ने मुख्तसर जवाब दिया। थोड़ा सा खा ली, वरना रीमा बीबी परेशान होगी। नूर ने बहुत ही नरमी से कहा। जहांगीर ने सर उठाकर उसे देखा। नूर की आंखों में इस वक्त एक ऐसी इल्तिजा थी कि वो मना ना कर सका। उसने खामोशी से लुक्मा तोड़ लिया। नूर को एक अजीब सी तस्कीन मिली। उसे लगा कि वो जहांगीर पर थोड़ा बहुत असर करने लगी है। हवेली की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। दिन छोटे हो रहे थे और रातें लंबी। एक दोपहर जब जहांगीर घर पे ही था और बरामदे में बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था, हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। शेर खान ने आकर बताया कि गांव की कुछ औरतें नूर बीबी से मिलने आई हैं। जहांगीर ने भवें सुकेड़ ली। उसे गांव वालों की फजूल बातों और मुदाखले से सख्त नफरत थी। उन्हें कहें कि नूर बीबी आराम कर रही है, मगर नूर जो करीबी खड़ी थी बोली, नहीं, उन्हें आने दे, मैं मिलना चाहती हूँ। जहांगीर ने हैरत से उसे देखा। तुम क्यों मिलना चाहती हो? वो सब सिर्फ बातें करने और तजस्सुस मिटाने आई होंगी। कोई बात नहीं, मैं कितनी देर छुप कर बैठी रहूंगी? आखिर मुझे भी तो इस गांव का हिस्सा बनना ही है ना। नूर की आवाज में एक गैर मुतवक्का पुख्तगी थी। जहांगीर ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में मगन हो गया, मगर उसके कान औरतों की बातों की तरफ लगे हुए थे। वो तीन चार औरतें थीं जिन्होंने नूर को घेर रखा था। वो उसके लिबास, उसके जेवरात और उसकी मर्जी के बारे में उल्टे सीधे सवालात पूछ रही थी। बीबी, सुना है तुम बड़े शहर से भाग कर आई हो? एक औरत ने चटखारा लेकर पूछा। नूर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसने खुद पर काबू पा लिया। मैं भागी नहीं थी, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए निकली थी, और सरदार साहब ने मुझे पनाह दी है। हाँ हाँ, पनाह तो मिल गई, मगर सरदार का मिजाज तो तुम जानती हो ना। बड़े बड़े इनसे डरते हैं। तुम्हारा निभा कैसे होगा? दूसरे ने लुकमा दिया। जहांगीर से अब रहा ना गया। वो कुर्सी से उठा और बरामदे के किनारे पे आके खड़ा हो गया। तुम सबको नूर बीबी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनका निभाव मैं देख लूंगा। अब अगर तुम लोगों का मकसद पूरा हो गया हो तो अपने अपने घरों को जाओ। हवेली में मशमल लगाने की जरूरत नहीं है। जहांगीर का रौब देखकर वो उठती सहम गई और जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। नूर वहीं सर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा था ना, ये सब तुम्हें परेशान करेंगी। जहांगीर उसके करीब आकर बोला। नूर ने रोते हुए कहा, लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? वो किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते? जहांगीर ने गहरा सांस लिया। उसने पहली बार नूर के कंधे पे अपना हाथ रखा। लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। तुम्हें उनके सामने कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सरदार जहांगीर की बीवी हो, ये याद रखा करो। नूर ने सर उठाकर उसे देखा। उस लम्हे उसे जहांगीर के हाथ गले में एक ऐसी ढाल लगा जिसके पीछे वो दुनिया के हर तूफान से छुप सकती थी। शाम को जब सर्द हवा चलने लगी तो जहांगीर ने रीमा बीबी से कहा कि वो अंगीठी दहका दें।
وہ और नूर बरामदे में बैठे थे। जहांगीर खामोशी से आग के शोलों को देख रहा था और नूर एक शाल ओढ़े खामोश बैठी थी। तुम्हारा जी लग गया यहाँ? जहांगीर ने अचानक पूछा। नूर ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, शुरू में बहुत डर लगता था, जैसे हर दीवार मुझे खा जाएगी, मगर अब ये जगह घर जैसी लगने लगी है। जहांगीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ खुद को कैदी समझो। मैं कैदी नहीं हूँ जहांगीर, मैं तो आज़ाद हुई हूँ उस दिन से जब आपने मेरा हाथ थामा था। नूर के अल्फाज बहुत ही सच्चे और सीधे थे। जहांगीर ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नूर अब वो डहरी समी लड़की नहीं रही जो सड़क पर गिरी हुई मिली थी। उसमें एक खामोश वकार आ गया था। रात के वक्त हवेली के बड़े गेट पर फिर से किसी के आने की आवाज़ आई। शेर खान ने खत लाकर जहांगीर को दिया। जहांगीर ने खत पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ? नूर ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, बस शहर से कुछ पुराने झगड़े फिर से सर उठा रहे हैं। ज़ारून अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहांगीर ने खत को मुट्ठी में भींच लिया। नूर ने डरते हुए उसका बाजू छुआ। आप नाराज ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जहांगीर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे नाराजगी नहीं है नूर, मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि वो लोग इस घर के सुकून को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नूर खामोश रही। वो जानती थी कि वो इन मामलात में कुछ नहीं कर सकती, मगर उसका वजूद, उसकी खामोश दुआ और उसकी मौजूदगी ही जहांगीर के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। अगले दिन मामूल से कुछ मुख्तलिफ था। जहांगीर को शहर जाना था किसी ज़रूरी काम से। उसने नूर को ताकीद की कि वो हवेली से बाहर ना निकली और शेर खान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। आप कब तक वापस आएंगी? नूर ने उसे जीप तक छोड़ते हुए पूछा। शाम तक, अपना ख्याल रखना। जहांगीर ने उसे एक आखिरी बार देखा और जीप स्टार्ट कर दी। नूर सारा दिन बेचैन रही। उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। वो बार बार हवेली के गेट की तरफ देखती। रीमा बीबी ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, उसे पुराने किस्से सुनाए, मगर नूर का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। शाम ढल गई, सूरज डूब गया, मगर जहांगीर वापस न आया। हवेली में हुक्का का आलम था, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नूर बरामदे में खड़ी बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जहां से जीप की लाइट्स नजर आती थी। बीबी, आप अंदर आ जाए, ठंड बढ़ रही है। सरदार साहब आ जाएंगे, कभी कभी देर हो जाती है। रीमा बीबी ने उसे अंदर ले जाने की कोशिश की। नहीं रीमा बीबी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो कभी इतनी देर नहीं करते। नूर की आवाज़ कांप रही थी। अचानक दूर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। नूर भागकर गेट की तरफ बढ़ गई। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में उसने देखा कि जहांगीर वापस आ गया है, मगर जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, नूर ने देखा कि उसके कुर्ते पर खून के धब्बे थे और वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। जहांगीर! नूर ने एक चीख निकाली और उसकी तरफ भागी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खराश आई है। जहांगीर ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो खुद ढेर हो रहा था। शेर खान और दूसरे मुलाजिम भाग कर आए और उसे संभाल कर अंदर ले गए। नूर के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसका डर सच साबित हुआ। वो कमरे में जहांगीर के पास बैठी थी। रीमा बीबी उसके जख्म साफ कर रही थी। ये सब कैसे हुआ? नूर ने रोते हुए पूछा। जहांगीर ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। रास्ते में कुछ लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, बस थोड़ी सी झड़प हुई, बाकी सब ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने हूँ। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जहांगीर ने उसे गौर से देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नूर की जिंदगी अब उससे जुड़ चुकी है और उसकी सलामती अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि नूर की भी ज़रूरत है। कुछ नहीं होता नूर, जहांगीर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। रात भर नूर उसके पास बैठी रही। वो उसे बार बार पानी पिलाती, उसकी पट्टियां देखती। जहांगीर उसे मना करता रहा कि वो जाकर सो जाए, मगर वो ना मानी। उसे लग रहा था कि अगर वो हटी तो कुछ बुरा हो जाएगा। सुबह जब जहांगीर की आंख खुली तो उसने देखा कि नूर वहीं कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई है। उसका मासूम चेहरा थकन और फिक्र से नढाल लग रहा था। जहांगीर ने बहुत ही नरमी से उसके सर पे हाथ रखा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसी सुकून की लहर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की जिसे वो सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ के लाया था, अब उसके घर और उसके दिल का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। वो अब सिर्फ पनाह गुज़ीर नहीं थी, वो उसकी शरीके हयात थी, उसकी ताकत थी। हवेली में सूरज की पहली किरण दाखिल हुई तो फिजा में एक नया अज़म था। जहांगीर जानता था कि दुश्मन अभी भी बाहिर है, मगर अब वो अकेला नहीं था। उसके पास एक ऐसी पनाहगाह थी
جس کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ نور کی آنکھ کھلی تو اس نے جہانگیر کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ جہانگیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں نور، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ طوفان گزر گیا ہے اور اب ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی اب ایک نئی راستے پہ چل پڑی تھی، جہاں محبت اور اعتبار کی منزلیں ابھی طے ہونا باقی تھی۔ حویلی کی دیواریں اب صرف رعب اور جلال کی گواہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی خاموش داستان کی بھی گواہ بن رہی تھی جو دو اجنبی روحوں کے ملنے سے شروع ہوئی تھی۔ دشمنیاں اپنی جگہ تھی، خطرات اپنی جگہ، مگر ان کے درمیان جو ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو گیا تھا وہ ہر مشکل سے جڑا تھا۔ جہانگیر نے نور کو پناہ دی تھی اور نور نے جہانگیر کو ایک نئی زندگی، ایک نیا مقصد دیا تھا۔ حویلی کے باغ میں پھول کھلنے لگے تھے اور ان پھولوں کی خوشبو اب صرف باغ تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ حویلی کے ہر کونے میں، ہر دل میں بسنے لگی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو ابھی ادھوری تھی، مگر اس کا ہر لفظ سچائی اور اعتبار سے لکھا جا رہا تھا۔ دھوپ کی نرمی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جہانگیر آرام سے کرسی پر لیٹا ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے صحن میں مصروف نور پہ جا رہی تھی۔ نور پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ نور یہاں آؤ، جہانگیر نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے پکارا۔ نور نے ہاتھ روکا اور جلدی سے دوپٹہ درست کرتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی فکر تھی۔ جہانگیر نے مسکرا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے پاس چھوٹی سی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور تھوڑا جھجکی، مگر پھر بیٹھ گئی۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ سارا دن حویلی کے کام، پھر میری یہ پٹیاں، دوائیاں۔ نور نے نظریں جھکا لی۔ تھکن تب ہوتی ہے جب کام بوجھ لگے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے کام آ رہی ہوں۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط۔ تم نے میری زندگی بدل دی ہے نور، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حویلی میں کبھی اتنی رونق ہوگی۔ میں تو بس ایک پتھر تھا جسے صرف حکم دینا آتا تھا۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ، اور میں خوفزدہ پرندہ تھی جسے آپ نے آسمان دیا۔ جہانگیر نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ نور کا سر اس کے چوڑے شانے سے ٹکرایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان کوئی لفظی رکاوٹ نہیں تھی۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ صرف محبت کے نہیں تھا، بلکہ ایک عہد تھا کہ وہ اب کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نور، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس رشتے کو وہ نام دیں جس کی یہ مستحق ہے۔ تم صرف میری ذمہ داری نہیں ہو، تم میری محبت ہو۔ جہانگیر کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے نور کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ نور نے خاموشی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے تمام دکھ، تمام خوف اب ختم ہو چکے ہیں۔ وہ سردار جہانگیر کی پناہ میں تھی، جہاں اسے دنیا کا کوئی دکھ چھو نہیں سکتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ زارون اور قدیر خان کے قصے اب پرانے ہو چکے تھے۔ جہانگیر نے قانونی طور پر تمام معاملات حل کر لیے تھے، اور اب گاؤں میں بھی نور کی بڑی سردارنی کا وہ مقام مل چکا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ حویلی میں اب خوف کا نہیں، بلکہ احترام اور محبت کا راج تھا۔ جہانگیر اب کام سے جلدی گھر لوٹ آتا۔ وہ دونوں اکثر شام کو حویلی کی چھت پر بیٹھ کر ڈھلتے سورج کو دیکھتے۔ ان کے درمیان اب وہ پہلی جیسی خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے خواب، اپنی باتیں اور اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ جہانگیر نے نور کے وہ تمام خوشیاں دیں جن سے وہ برسوں محروم رہی تھی۔ حویلی کا وہ باغ جو کبھی ویران اور اجڑا ہوا لگتا تھا، اب رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ اب ایک اور معصوم آواز حویلی کی فضا میں گونجتی تھی۔ برآمدے میں بچھی قالین پر ایک ننھا سا بچہ، جس کی آنکھیں بالکل جہانگیر جیسی گہری اور جلال والی تھیں، اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کا نام آریان رکھا گیا تھا۔ آریان ابھی بمشکل 1.5 سال کا تھا، مگر اس کی شرارتیں پوری حویلی کو سر پہ اٹھائے رکھتی تھیں۔ نور باورچی خانے سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں آریان کے لیے دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے دیکھا کہ جہانگیر جیپ سے اترا ہے اور سیدھا آریان کی طرف بڑھا ہے۔ میرا بیٹا کیا کر رہے؟ جہانگیر نے اپنی واسکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور آریان کو ہوا میں اچھالا۔ بچے کے کہکے حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ نور دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اس حویلی کے سامنے بے ہوش کھڑی تھی،
اور آج وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اپنے مکمل خاندان کی مالک۔ جہانگیر نے آریان کو نیچے اتارا اور نور کی طرف بڑھا۔ آج پھر لیٹ ہو گئی؟ نور نے بناوٹی غصے سے پوچھا۔ جہانگیر نے اس کے قریب آ کر بہت ہی پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بس تھوڑی دیر ہوگی، تم جانتی ہو نا کٹائی کا سیزن ہے، مگر اب میں کہیں نہیں جا رہا۔ آج کی شام صرف تمہارے اور آریان کے لیے۔ وہ دونوں وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ آریان اب ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اپنی طوطی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جہانگیر نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نور، کیا تم خوش ہو؟ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر آریان کی طرف دیکھا اور پھر جہانگیر کی طرف۔ بہت خوش ہوں، میں نے کبھی خواب میں بھی اتنی بڑی جنت نہیں مانگی تھی۔ شکریہ جہانگیر، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ چوما۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، جس نے اس ویران حویلی کو ایک گھر بنا دیا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور حویلی کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ فضا میں مٹی کی وہ خاص خوشبو تھی جو صرف سکون اور محبت کے لمحات میں محسوس ہوتی۔ حصار انا کی وہ قیدی اب محبت کے بندھن میں کیسی آزاد ہوئی تھی کہ اس سے اپنی ماضی کی ہر تکلیف اب ایک دھندلی یاد لگتی تھی۔ حویلی کی دیواریں اب صرف رعب کی داستانیں نہیں سناتی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی سچی محبت کی گواہ بن چکی تھی جو مشکل حالات میں شروع ہوئی اور ایک خوبصورت منزل تک پہنچی۔ جہانگیر، نور اور ننھا آریان ایک مکمل تصویر تھی، ایک ایسی کہانی کی جس کا اختتام کسی فلمی سین سے نہیں بلکہ حقیقی زندگی کی سچائی اور سکون سے ہوا تھا۔ رات کی خنکی بڑھ رہی تھی۔ جہانگیر نے نور کے گرد شال کو درست کیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کا بڑا گیٹ بند ہو گیا اور اندر صرف خوشیوں کا بسیرا رہ گیا۔